आज का हमारा लेक्चर है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है। अगेन, क्या नाम है, कैसे है, किसको किस तरीके से समझना है, हम समझते चलते हैं। क्या इसकी इंफॉर्मेशन है, क्या है, किस तरीके से है ना, तो इसको हम कंप्लीट खत्म करेंगे। ठीक है। क्या होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, नाम से क्या समझ आ रहा है? कोई भी चीज सबसे पहले वही, अगर हमने 99% ना टॉपिक में, इवन पता है मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी टॉपिक आप 99% वहीं पकड़ लेते हो। 99% बहुत होता है कि जहां आपने नाम को अच्छे से समझ लिया, क्योंकि एक बार पढ़ना है नाम को पकड़े, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्लियर वही हो जाती है कि हाँ ये बोल क्या रहा है। इन्फेक्टिव का मतलब क्या है कि सर, हाँ इन्फेक्टिव का मतलब तो बचपन से समझते हैं, यानी इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन होना, और हम जानते हैं इन्फेक्शन का मतलब क्या है, कोई ना कोई आपकी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, कोई भी फॉरेन आके आप इन्फेक्शन कॉज कराता है, यानी इन्फेक्टिव का मतलब तो इन्फेक्शन होना है। समझ आ रहा है? सेकंड वर्ड क्या मेंशन कर रहा है, एंडोकार्डाइटिस। यानी सर, हमें एक चीज तो समझ आ रही है कि एंड में आइटिस लगा है, और आइटिस इज ऑलवेज किसके लिए लगाते हैं, फॉर इन्फ्लामेशन, यानी इन्फ्लामेशन हो रहा है सर। और हम ये भी जानते हैं कि अगर कभी भी किसी भी चीज का इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन तो होना ही होना है, यानी जो यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। यानी दो वर्ड तो क्लियर हो गए कि एक इन्फेक्शन हो रहा है, और इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। वो हम जानते हैं कैसे, क्योंकि कोई भी चीज में इन्फेक्शन होगा कोई भी चीज मरेगी, और अगर डेथ होगी, क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन होगा तो कोई भी चीज की डेथ होगी, सेल्स की डेथ होंगी, हमारे डेथ होगी, और जब भी डेथ होनी है तो उसको रिपेयरमेंट भी होगी, और जब भी रिपेयरमेंट होगी तो बॉडी में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस तो नजर आनी ही आनी है। तो यहां से दो वर्ड क्लियर हो गए। अब लास्ट अगर ये थर्ड वर्ड क्लियर कर ले तो हमें समझ आ जाएगा कि इन्फेक्शन कहाँ का हो रहा है। वो हो रहा है एंडोकार्डियम का। एंडोकार्डियम क्या है? हम जानते हैं हमारे हार्ट की तीन लेयर होती हैं। सबसे बाहर कौन सी होती है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, बीच में होती है मायोकार्डियम, और ये तो नाम में लिखा है एंडोमिस अंदर, तो एंडोकार्डियम। क्लियर? तीनों के सर अपने अपने काम होते हैं, बहुत प्यारा प्यारा जानते हैं कि पेरिकार्डियम का सर एक ही काम है, प्रोटेक्ट करना। है ना, मायोकार्डियम का सर एक ही काम है, क्या है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराना। जो आप हार्ट का एक ही काम होता है ब्लड पंप करना, ब्लड पंप में जरूरत है कॉन्ट्रैक्शंस की, कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है, मायोकार्डियम। एंडोकार्डियम का एक ही काम है, हार्ट की इनर लेयर को बनाना, जो हार्ट की इनर लेयर है उसको बनाना। यानी हार्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो कहां प्रेजेंट होता है, वो हार्ट की इनर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। सर हार्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सर वॉल प्रेजेंट होते हैं, सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, जो सेप्टा होते हैं जो आर्टरिया और आर्ट्रियम को वेंट्रिकल से अलग करते हैं, वॉल्व होते हैं जो है ना वो ओपन होते हैं जब किसी को भी ब्लड डालना हो, है ना, बहुत सारी जैसे पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन, ये सब की जो इनर लेयर होती है वो किससे बनी होती है, एंडोकार्डियम से। यानी इट इज अ इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट। सर इसका फंक्शन क्या है, अगर मैं कैसे बोलूं कि हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे एंडोकार्डियम, क्योंकि एंडोकार्डियम पढ़ रहे हैं तो उसकी एक बार डेफिनेशन को समझना चाहिए। अच्छा हाँ, आपके माइंड में ये भी डाटा हो सकता है, सर हम व्हाई वी टीच इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, व्हाई वी डोंट टीच इन्फेक्टिव पेरिकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव मायोकार्डाइटिस, हम वो क्यों नहीं पढ़ रहे, हम एंडोकार्डाइटिस ही क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसका भी आंसर मैं दूंगा। क्लियर? आंसर हम सबके करेंगे कि पढ़ वो क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको टीचर पढ़ा के चला जाएगा कि ये पढ़ना है, लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं उसका आंसर भी मैं आपको दूंगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि एंडोकार्डाइटिस क्या है, क्योंकि एंडोकार्डाइटिस पढ़ रहे हैं तो एंडोकार्डियम का फंक्शन समझ लेते हैं एक बार। एंडोकार्डियम का क्या है, अगर एंडोकार्डियम की हमें डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, इट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द हार्ट सेपरेट फ्रॉम द मायोकार्डियम। यानी ये मेरा हार्ट है जिसकी जो सबसे आउटर लेयर है वो होती है पेरिकार्डियम, उसके बाद है सेकेंड लेयर, डेट इज मायोकार्डियम, ये मायोकार्डियम है। फिर थर्ड वन लेयर आती है अंदर, डेट इज एंडोकार्डियम, ये एंडोकार्डियम है। इसी एंडोकार्डियम के अंदर आपके वॉल्स, आर्टरी, सेप्टा सब कुछ होते हैं, है ना। तो अब सीधी सी बात है, जहां वॉल प्रेजेंट है तो ब्लड भी किधर ही प्रेजेंट होगा, जो हमारा ब्लड आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो जो सब कुछ ब्लड रश हो रहा है हार्ट के अंदर, वो किधर होता है, वो एंडोकार्डियम में होता है। यानी जो भी ब्लड है वो सब कुछ कहाँ हो रहा है, वो इस एंडोकार्डियम के अंदर हो रहा है। यानी जो भी हमारा ये ब्लड, जो ये जो ब्लड रश होता है ना इस तरीके से, जो हमारे ये जो चेम्बर्स बने हुए हैं, जो हमारा ये राइट एट्रियम बना हुआ है, लेफ्ट एट्रियम बना हुआ है, राइट वेंट्रिकल्स बने हैं,
लेफ्ट वेंट्रिकल्स बने, ये सब किसके बने, अंदर बने हुए हैं, एंडोकार्डियम के अंदर बने हुए हैं। यानी जो भी ब्लड रश यहाँ पर चल रहा है वो सब एंडोकार्डियम के अंदर बनता है। तो यानी एंडोकार्डियम का क्या काम है कि इस ब्लड रश को, जो ये ब्लड यहाँ अंदर ट्रेवल कर रहा है, इसको मायोकार्डियम से दूर रखना। ये मायोकार्डियम का काम क्या है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराना, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो सारा ब्लड बाहर निकलेगा। लेकिन एंडोकार्डियम का क्या काम है, ये इनर लेयर बनाती है, इसको, इस ब्लड को मायोकार्डियम से अलग रखती है, यानी इस चेंबर को ये अलग रखती है। तो इसका काम क्या है, इट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द हार्ट एंड इट सेपरेट फ्रॉम द मायोकार्डियम एंड इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ वॉल्व। जो आपके यहाँ पर ऐसे कौन कौन से वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट एंटीरियर, लेफ्ट, सॉरी ये आर्टरियम नहीं वेंट्रिकल ना, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल्स में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड वॉल्व, दैट वी आल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वॉल्व, या लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व यहाँ प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना, या राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है, आउटिक वॉल्व, क्या होता है, दैट सेपरेट लेफ्ट वेंट्रिकल्स फ्रॉम आउटा। और इधर कौन सा वॉल्व होता है, पल्मोनरी वॉल्व, राइट, विच सेपरेट राइट वेंट्रिकल्स फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये वॉल्व आपके प्रेजेंट होते हैं, और ये वॉल्व बने किससे होते हैं, इस एंडोकार्डियम से। यानी सर आपने हमें इतना तो समझा दिया कि अगर एंडोकार्डियम में इन्फेक्शन होगा तो हमारे वॉल्व तो डैमेज होंगे, क्योंकि सर वो बने ही वॉल्व एंडोकार्डियम से। तो अगर एंडोकार्डियम डैमेज होगी, क्योंकि सीधी सी बात है, इन्फेक्शन है बैक्टीरिया, तो एंडोकार्डियम तो डैमेज होनी है, उसमें तो कोई दोहराई है ही नहीं है। अगर एंडोकार्डियम डैमेज होनी है तो सर एंड ऑफ द गेम तो यही है कि वॉल्व डैमेज होंगे, और खतरनाक तरीके से होंगे, तो बिल्कुल हम वॉल्व को डैमेज करेंगे। यानी सर हमारा जो अंदर चेम्बर है वो डिस्टर्ब होगा, बिल्कुल होगा। हमारे जो सर सेप्टम है वो डैमेज होंगे, सर बिल्कुल होंगे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर एक सेकंड वन क्वेश्चन बनाता सर कि वाई वी, हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी रीड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस नॉट एट इन्फेक्टिव मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस। उसका आंसर ही क्या है कि जो इन्फेक्शन, अब उसका आंसर सबसे बड़ा आपको ये मिलेगा कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता क्यों है। उसके लिए आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की डेफिनेशन क्या होती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जब होता है जब आपके बॉडी में, आपके हार्ट में ब्लड के थ्रू बैक्टीरिया अंदर एंटर करे। मुझे एक बात बताओ, बहुत बेसिक बात बताओ, आपके हार्ट में वो बैक्टीरिया, जो इन्फेक्शन कराने जो बैक्टीरिया जाएगा, वो हार्ट में कैसे पहुंचेगा, सीधा पहुंच जाएगा, हार्ट इतना अंदर है, बैक्टीरिया अंदर आपकी स्किन मसल फाड़ के घुस जाएगा अंदर, नहीं सर, ऐसे कैसे घुस सकता है। तो सर कैसे घुसेगा, सर बहुत कॉमन सी बच्चों जैसी बात है, इन्फेक्शन बॉडी में कहीं भी हो, कहीं भी हो सर, और वो इन्फेक्शन अगर ब्लड में ट्रेवल कर गया और वो ब्लड अगर हमारे हार्ट में पहुंच गया तो हमारे हार्ट में सर इन्फेक्शन करा देगा। बेसिक बात है सर, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है। तो ठीक है, हार्ट में उसने इन्फेक्शन करा दिया। अभी सर आपने एक लाइन बोली कि जो एंडोकार्डाइटिस है वो ब्लड को रोकती है मायोकार्डियम से, बचाती है कि वो ब्लड मायोकार्डियम से कांटेक्ट में ना आए। यानी जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा एंडोकार्डियम से ही अटैच होता है, एंडोकार्डियम से ही होता है। यानी जो अब इसलिए पता चला कि इन्फेक्शन कहां होगा, एंडोकार्डियम में। क्यों, क्योंकि जो एंडोकार्डियम है वो ही ब्लड से कांटेक्ट में है। जो हार्ट के अंदर ब्लड रश चल रहा है उससे कांटेक्ट में कौन सी लेयर है, एंडोकार्डियम। तो इन्फेक्शन किसका होगा, एंडोकार्डियम का। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया प्रेजेंट कहां है, ब्लड में, और ब्लड किससे टच है, एंडोकार्डियम से, इसीलिए इन्फेक्शन होगा एंडोकार्डियम में। सर मायोकार्डियम में इन्फेक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, वो होगा लेटर स्टेज में। कब, जब पूरी एंडोकार्डियम में इन्फेक्शन हो चुका होगा, फिर वो इन्फेक्शन फैलकर मायोकार्डियम में जा सकता है, फिर वो इन्फेक्शन फैलकर आपके पेरिकार्डियम में जा सकता है। मगर जो सबसे पहले इन्फेक्शन होगा और सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब कुछ होगा वो एंडोकार्डियम में होगा, इसलिए हम पढ़ते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इसलिए कॉमन है और यही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। क्लियर। अब यहाँ पर ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये लिखा हुआ कहीं नहीं है, मैंने आपकी नॉलेज से बताया, आपको बताना पड़ेगा आपको, या आप अपने फ्रेंड किसी से भी पूछो कि हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्यों पढ़ते हैं, मायोकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस, तो इसका आंसर पता होना चाहिए। क्लियर। अब कुछ डेटा की बात करते हैं। तो अभी तक हमने क्या हुआ, हमने पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम का डिफरेंस पढ़ लिया, हमने एंडोकार्डाइटिस की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने, है ना, वो सॉरी एंडोकार्डियम की डेफिनेशन पढ़ ली, फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि एंडोकार्डाइटिस एंडोकार्डियम में ही क्यों हो रहा है ना, मायोकार्डाइटिस उसमें क्यों नहीं हो रहा है। अब हमें कुछ डेटा की बात करनी पड़ेगी, है ना। क्या होता है डेटा, क्या कहता है, ये बोलता है कि इतना खतरनाक है, इसकी मोर्टेलिटी रेट जानते हो कितनी है, मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि कितने परसेंटेज लोग जिनको अगर हो गया तो वो मर जाएंगे, 20 to 30%। समझ रहे हो, 20 to 30% का मतलब समझते हो, अगर 10 लोगों को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया तो उसमें से 3 लोगों की डेथ पक्का है। कितना खतरनाक है, आप दिमाग लगा लो ये कितना खतरनाक है। तो इसकी, ठीक है, क्यों सर,
क्यों भैया इतना खतरनाक है? इस वजह से, क्योंकि वो मेजर प्रॉब्लम है उसके सिम्टम्स की। क्योंकि ये इन्फेक्शन इन्फेक्शन तो हो तो जाता है, मगर हमें सिम्टम्स नजर आते हैं आफ्टर मंथ्स। आफ्टर मंथ्स, ये समझ लो 1-2 महीने बाद हमको कहीं जाके सिम्टम्स नजर आएंगे, और जब हमको सिम्टम्स नजर आते हैं तब तक हर्ट की वेंट बच चुकी होती है। इसलिए मैं आपको बहुत पहले भी बोल चुका हूँ, पिछले कई लेक्चर्स में भी, बॉडी में सिम्टम्स आना बहुत जरूरी है। बॉडी क्या सिम्टम्स दिखाती नहीं, क्यों नहीं दिखाती? बॉडी का एक ही फिनोमेना है, वो कोशिश करती है कि पहले हम अपने लेवल पे काम करें, हम अपने लेवल पे इस बैक्टीरिया को मारें, हम अपने लेवल पे बॉडी को बचाएं, और तब तक वो सिम्टम नहीं दिखाती। और जब यही हमने बीपी में भी पढ़ा था, इसलिए बीपी को भी हम साइलेंट किलर बोलते थे, है ना। यही हमने इस्केमिक हार्ट डिसीज में पढ़ा, जिसको हमने साइलेंट हार्ट अटैक बोला। तो इस बात को आप दिमाग में रख लो कि जब तक आपके बॉडी में सिम्टम्स नहीं दिखाएंगे तब तक आपका मरना पक्का है। इसलिए जिस चीज के सिम्टम जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप उसको ट्रीट कर लोगे। यार डेथ इस वजह से नहीं हो रही कि इन्फेक्शन है, यहाँ डेथ इस वजह से हो रही है क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से इतनी ज्यादा चीजें खराब हो चुकी थी। जब आपको पता चलता था आपके वॉल्व पूरी तरीके से डैमेज हो चुके होते हैं, आपकी एंडोकार्डियम पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी होती है, हार्ट फेलियर होने की पूरी आप स्टेज पे होते हो, फिर बचाने की कोई पॉसिबिलिटीज बहुत ही मिनिमम रह जाती है। क्लियर? इसकी जो रेट है वो बहुत रेयर है। रेयर आप इतना समझ लो, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है। भले इसकी मोर्टेलिटी बहुत आई है, लेकिन ये होता भी बहुत ही कम है। बहुत कम कितना सर? हर अगर आपको मैं 1 लाख लोगों में ले लूं तो उसमें से मुश्किल है कि 3 से 10 लोगों को ही होगा। तो आप परसेंटेज निकालोगे तो 0.0003% आता है। इतना ये रेयर होता है, लेकिन अगर हो गया तो फिर मरना बहुत खतरनाक है इसके लिए। ठीक है, लेकिन ये होता है तो बड़ा, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी हो जाए, बहुत मुश्किल है, होने के चांसेस भी बहुत कम है। ठीक है, क्या सर इसकी डेफिनेशन है? फटाफट फटाफट हम जल्दी जल्दी पढ़ते चलते हैं, हमने समझा है। एंडोकार्डाइटिस क्या कहते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन कह रही है? एंडोकार्डाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट। हम बात कर चुके हैं, इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट की होती है, दैट इज द एंडोकार्डियम। एंड हार्ट के वॉल्व, वॉल्व क्यों आप बताओगे? क्यों? क्योंकि सर वॉल्व हमारे एंडोकार्डियम की इनर लाइनिंग से ही बने हुए होते हैं, तो वो खराब होंगे तो वॉल्व भी खराब होंगे। ठीक है, तो एंडोकार्डाइटिस क्या है? जनरली अकर्स व्हेन बैक्टीरिया हो, चाहे फंगाई हो, या कोई भी जर्म हो, वो आपकी बॉडी में कहीं और से एंटर करा। सपोज आपके माउथ से करा, माउथ से कैसे? पेरिडोंटल इन्फेक्शन हो गया और दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहां से वो ट्रेवल करके आपके ब्लड में चला गया और फिर वो ब्लड आपके हार्ट में जाता है, और हार्ट से कनेक्ट एंडोकार्डियम, तो वहां का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, कहीं माउथ स्प्रेड थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम, उसको आपके ब्लड स्ट्रीम में जाना पड़ेगा, और वो ब्लड आपके जाएगा हार्ट में, और हार्ट में आपको एंडोकार्डाइटिस करा देगा और फिर आपके हार्ट को डैमेज कराएगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनसे ही होता है, बहुत बैक्टीरिया से होता है, मगर जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया दैट इज स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफिलोकोकाई इनसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब मैं आपको एक इसमें देखो, मैं आपको समझाऊं, ये बहुत रेयर होती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, ये 2 कंडीशन में ही ज्यादा देखने को मिलेगी। सर जरा समझाओ वो दोनों कंडीशन। पहली कंडीशन, जब आपकी बॉडी क्या हो? इम्यूनो कंप्रेस, इम्यूनो सप्रेस, मतलब सर कि ऑलरेडी आपको बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे आपका सपोज करो आपके हर्ट में प्रॉब्लम। अब क्या होता है, आपको क्या लगता है, आपके अभी आपको जैसे बहुत आपके बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होते ना, क्या दांतों में इन्फेक्शन होते हैं, यूटीआई, बॉडी में हजारों जगह इन्फेक्शन होते हैं, तो जरूरी नहीं, तो आपको क्या लगता है वो बैक्टीरिया आपके हर्ट में नहीं पहुंचता? बिल्कुल पहुंचता है। तो आपको क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों नहीं हो रहा? क्या रीजन है उसका? सबसे बड़ा रीजन तो सर ये है, पहला रीजन, कि भैया वो हम बहुत मजबूत हैं। बैक्टीरिया आता है तो हमारे हार्ट को कुछ कर नहीं पाता, हमारी इम्यूनिटी उसकी बैंड बजा के भगा देती है, हम बहुत ज्यादा मजबूत है। सर दिक्कत क्या है? ये उन लोगों में सर कॉमन है जो ऑलरेडी इम्यूनो सप्रेस है, यानी जिनके हार्ट में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है। सपोज जिनके वॉल्व पहले से ही डैमेज है ना, एज के साथ वॉल्व डैमेज होगा, या फिर कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, जिनके हार्ट में ऑलरेडी जो जैसे एएसडी होता है, ये सब पढ़ेंगे हम, बीएसडी है ना, टीओएफ होता है, या पीडीए, क्या होते हैं ये सब? पीडीए, ईएसडी होता है आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये सब मैंने आपको चारों थोड़े थोड़े इंट्रोडक्शन टू हार्ट में समझाए हैं, तो है ना वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट और पेटेंट डक्टस हार्ट, ये सब कंजेनाइटल डिफेक्ट है जिसमें हार्ट ऑलरेडी आपका डिप्रेस है।
ये ऐसी कंडीशन जहां हार्ट ऑलरेडी डिप्रेस है तो बैक्टीरिया आता है तो उसे इजीली मौका मिल जाता है और इजीली वो आपके हार्ट को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वहां हार्ट आपका ऑलरेडी सप्रेस है, डैमेज है। तो पहला चांस तो वहां बन गया। सर दूसरा क्या बन सकता है? दूसरा ये बन सकता है, सपोज करो आपको कोई भी हार्ट में प्रॉब्लम थी, हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम थी, उसकी हम कराने चले सर्जरी, और ये यहां से बहुत कॉमन है। आप हार्ट की सर्जरी कराओगे तो हार्ट को हमें खोलना पड़ेगा, और हार्ट को जब भी खोलते हो, हम इतनी सारी सर्जरीज पढ़ चुके हैं, हमने पहले ही कहा था कि हर सर्जरीज में एंटीबायोटिक तो इतना खिलाते हैं भैया। एंटीबायोटिक क्यों खिलाते हैं भैया? एंटीबायोटिक सर्जरी के 10 दिन पहले से शुरू कर देंगे, सर्जरी के टाइम पे इंट्रावीनस चढ़ाते ही जाएंगे, आफ्टर सर्जरी भैया आपको 1 साल तक खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डेथ इसी वजह से होती है, बैक्टीरिया। और ऐसे नहीं कि सिर्फ हार्ट की सर्जरी में, पूरे बॉडी की कोई भी सर्जरी, आप किसी भी डॉक्टर पे चले जाओ, अगर उसे कुछ भी नहीं आता होगा ना, तब भी वो आपको एंटीबायोटिक दे देगा। कुछ भी नहीं देगा तब भी एंटीबायोटिक देगा। आपके घर में कोई एबीसीडी नहीं जानता होगा, लेकिन वो ये जरूर जानता है कि एंटीबायोटिक एक शब्द है, अगर हमें कुछ भी तकलीफ हो तो मेडिकल पे जाके एंटीबायोटिक बोल दो, उसे खा लो तो हम ठीक हो जाएंगे। क्योंकि 99.99% जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं वो किसी ना किसी इंफेक्शन की वजह से, और एंटीबायोटिक उन सबका क्या है कि आप कोई भी मेडिसिन ले लेना, आप किसी भी डॉक्टर पे चले जाना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको एंटीबायोटिक ना दे, वो एंटीबायोटिक की एक टेबलेट जरूर पकड़ाएगा। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम होती है। क्या होता है कि आप अब दूसरी केसेस में आपके सपोज करो, पहले में तो इम्यूनोसप्रेस था, तो दूसरे में अगर सपोज करो मैं कोई इंसान हूं, मेरा हार्ट का मेरे को क्या हुआ, मेरा वॉल्व खराब था, तो मतलब वॉल्व खराब, अगर वॉल्व गड़बड़ है तो 2 केसेस है हो सकते हैं। क्या कि पहला केस तो मेरी वॉल्व सप्रेस होने से मेरा वॉल्व खराब है, तो बैक्टीरिया आया तो उसने इजिली मेरा और मेरे को प्रॉब्लम कर दी। या दूसरा हो सकता है ये कि वॉल्व खराब था, हम गए डॉक्टर के पास, मैंने बोला सर डॉक्टर साहब मेरा वॉल्व खराब है, मेरी आप सर्जरी कर दो। उसने बोला ठीक है हम आपकी सर्जरी करते हैं। जब वो मेरी सर्जरी करने गया तो क्या हुआ, वहीं से कोई मेरे को इन्फेक्शन फैल गया। क्यों? क्योंकि जब भी हार्ट खुलता है तो इन्फेक्शन फैलने के पूरे चांस है। कोई भी बॉडी में कोई भी चीज फैले, इन्फेक्शन, हम पूरी प्रिकॉशन लेते हैं, बहुत एंटीबायोटिक्स खिला, इसलिए इतना रेयर है। डॉक्टर्स पूरी प्रिकॉशन लेंगे, बहुत एंटीबायोटिक्स खिलाएंगे कि आपको ना हो, लेकिन वहां से भी होने के चांसेस है कि आपका क्या क्या ठीक तो कराने गए थे वॉल्व, पता चला लेके आ गए एंडोकार्डाइटिस, यानी इन्फेक्शन और लेके आ गए। तो दोनों कंडीशन में हो गया कि वॉल्व खराब थे तो आप क्या होगा, आपका हार्ट सप्रेस था तो बैक्टीरिया आपको कर लेगा, तो आपको बैक्टीरिया इजीली कर लेगा। या दूसरी चीज कि सपोज बैक्टीरिया ने नहीं करा, हम सर्जरी कराने गए तो वहां से हमको हो गया। तो हो दोनों कंडीशन में सकता है, लेकिन उन दोनों कंडीशन में आपके हार्ट को पहले खराब होना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो फिर भी आपको एंडोकार्डाइटिस हो जाए, ये बहुत रेयर होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता नहीं है, होता है, मगर ये बहुत रेयर होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये उसको गड़बड़ कर देते हैं। इसी बेस पे इसके टाइप्स करे गए हैं, सब एक्यूट, एक्यूट। देखो अब यहाँ पर एक वर्ड, नया वर्ड लिखा हुआ है, व्हाट इज सब एक्यूट। सर अभी तक तो 2 ही शब्द पढ़ते आ रहे हैं, एक्यूट और क्रोनिक। ये सब एक्यूट क्या आ गया? क्या होता है सब एक्यूट का मतलब? ये सब एक्यूट तो डेफिनेशन में भी आपको पूछ सकते हैं, व्हाट इज सब एक्यूट स्टेज, क्या होती है सब एक्यूट स्टेज। देखो कुछ लोग बोल देंगे आपको एक्यूट और क्रोनिक के बीच की स्टेज है, कुछ बोल देंगे एक्यूट से पहले की स्टेज होती है। आज मैं आपका ये फंडा बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आपसे आप सबको बताओगे कि सब एक्यूट स्टेज क्या होती है। सब एक्यूट स्टेज ना वो किसी के पहले आ रही है ना किसी के बीच में आ रही है। सब जैसे एक्यूट खुद में एक अलग स्टेज है, उसे अलग रखते हो कि नहीं, वैसे जैसे क्रोनिक एक स्टेज है उसे अलग रखते हो, ऐसे ही सब एक्यूट एक स्टेज है जिसे आप अलग रखोगे। कैसे सर? एक्यूट का मतलब तो हम सर सीधा सीधा जानते हैं कि मुझे कोई डिसीज अभी अभी हुई है उसे मैं एक्यूट बोलूंगा, या फिर मुझे कोई डिसीज बहुत समय से है तो मैं उसे क्रोनिक बोलूंगा। या फिर सर एक्यूट स्टेज को मैं वो भी बोलता हूँ कि मुझे अभी कोई डिसीज हुई है और वो 7-8 दिन में ठीक हो गई तो हमने बोल दी कि सर वो एक्यूट कंडीशन की थी, ठीक हो गई। क्रोनिक मतलब सर उसको ठीक होने में 1-2 साल लगे तो उसे मैंने क्रोनिक कह दी। व्हाट इज सब एक्यूट? सब एक्यूट स्टेज का मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी क्या है, सप्रेस है ऑलरेडी। देखो एक्यूट और क्रोनिक स्टेज हमेशा जब लगाई जाती है जब आप नॉर्मल हो, और फिर आपको कोई डिसीज हो जाए तो आप बोलते हो अरे इसकी मुझे एक्यूट कंडीशन हो गई। एक्यूट एंडोकार्डाइटिस का मतलब होता है जब आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी हार्ट में, फिर भी आपको एंडोकार्डाइटिस हो गया तो आप उसको बोलोगे एक्यूट एंडोकार्डाइटिस कि हम नॉर्मल थे। सब एक्यूट का स्टेज का मतलब ही होता है कि जहां आपकी बॉडी सप्रेस हो, जब आपकी बॉडी सप्रेस है और फिर आपको कोई भी चीज प्रॉब्लम हो जाए तो उस स्टेज को बोलते हैं सब एक्यूट स्टेज। सब एक्यूट स्टेज का मतलब क्या है? इट इज ऑलरेडी सप्रेस, जहां आपकी बॉडी सप्रेस हो और फिर आपको कोई भी चीज हो रही है उसको बोलेंगे सब एक्यूट स्टेज।
अब यहां से क्लियर होना चाहिए। एक्यूट और क्रोनिक स्टेज जब बोलते हैं जब आपकी बॉडी नॉर्मल है और आपको हो रहा है, तो सब एक्यूट का जब आपकी बॉडी कंप्राइज सप्रेस है और तब हो रहा है। अब इसको सर टाइम पीरियड के पे और डिसाइड कर दो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि एक्यूट और क्रोनिक के बीच में भी ये आती है। ये एक्यूट और क्रोनिक के बीच में आती है ऑन द बेस ऑफ टाइमिंग। सर टाइमिंग मतलब ऑन द बेस ऑफ हीलिंग टाइमिंग, ऑन द बेस ऑफ रिहैब टाइमिंग। क्यों सर? क्योंकि एक्यूट अगर सपोज करो 10 दिन में ठीक हो रहा है, आपको एक्यूट स्टेज मतलब कोई भी आपको डिसीज हो गई थी और वो एक्यूट कंडीशन में थी, तो आपने दवाई ली और 10 दिन में ठीक हो गए। क्रोनिक मतलब सर 1 महीने में ठीक हो रहा है सपोज, तो उसको हम क्रोनिक कह देते हैं। कोई भी अलग अलग डिसीज के लिए अलग अलग टाइम पीरियड होता है, मैं तो क्या एग्जांपल ले रहा हूँ। अब सब एक्यूट हमेशा इन दोनों के बीच में ठीक होगी। क्यों? क्योंकि वो इतनी क्रोनिक तो है नहीं जो 1 महीने लेगी, मगर वो इतनी जल्दी भी ठीक नहीं होगी 10 दिन। क्यों? क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी सप्रेस है, पेशेंट ऑलरेडी सप्रेस है ना, उसको ऑलरेडी हजारों प्रॉब्लम है, तो हमें उनके भी तो ठीक करनी पड़ेगी। तो सब एक्यूट स्टेज को ऐसे आप बीच में रख सकते हो ऑन द बेस ऑफ रिहैब टाइम, कि जो रिहैब टाइम होता है सब एक्यूट स्टेज का वो एक्यूट और क्रोनिक के बीच का होता है। The rehab time of subacute stage is between in the acute and chronic state. It is more than acute stage, but it is less than chronic stage. That we called as a rehab time period of subacute stage. फर्स्टली ये चीज क्लियर होना चाहिए। सेकेंडली सब एक्यूट स्टेज इज नेवर बी बिफोर, और ऐसा नहीं कि इसके पहले आ रही है एक्यूट के बाद आ रही है, नहीं। सब एक्यूट स्टेज एक बिल्कुल अलग स्टेज है जहां पर आपको जब जब आप ऑलरेडी क्या हो, सप्रेस हो, तब आपको कोई डिसीज हो रही है, तब आप उसको सब एक्यूट बोलेंगे। मैंने इसीलिए इतना टाइम याद दिया कि ये जो सब एक्यूट है इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, और लोगों को याद नहीं होता तो बोल देते हैं काम करो इसको बीच में रख लो इन दोनों के। उनको पता नहीं है क्यों बीच में रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं भी जब पढ़ने वाला था तो मेरे को भी ऐसा बोल दिया था, ये 2 स्टेज होती है एक्यूट और क्रोनिक, अब इसको एक काम करो बीच में रख लो। तो मैं बोलता था यार इसमें तो वर्ड सब लगा है, सब का मतलब होता है एक्यूट से पहले, तो बीच में कैसे रख दें। तो फिर मेरे को ज्ञान देते थे, देखो एक्यूट में अगर 10 दिन में हो रहा है, इसमें 1 महीने, तो इसमें जो इसका टाइम पीरियड इन दोनों के बीच का, तो बीच में रखो। तो हम कंफ्यूज होते थे, तो फिर सर सब वर्ड क्यों लगा दिया है, तो बोलते थे नहीं नहीं वो मत दिमाग लगाओ। तो आज आप इसको समझोगे कि सब का मतलब होता है एक्यूट से पहले, लेकिन इसका जो बीच में रखते हैं वो ऑन द बेस ऑफ हीलिंग टाइम। और सब एक्यूट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपको बहुत जल्दी डिसीज ये एक्यूट से पहले हो जाएगी। क्यों सर एक्यूट से पहले क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसमें आप ऑलरेडी बीमार हो ना, ऑलरेडी आपकी हार्ट कमजोर है या फिर आपको बॉडी कमजोर है, तो हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं सब एक्यूट स्टेज। क्लियर? अब आप दिमाग लगाओ, सब एक्यूट स्टेज का मतलब क्या, जब आपकी बॉडी ऑलरेडी सप्रेस्ड है तो आपको आपको लो वायलेंस ऑर्गेनिज्म भी कर जाएगा इजी। लो वायलेंस मतलब कम खतरनाक ऑर्गेनिज्म, बहुत ही कम खतरनाक था फिर भी आपको कर गया। क्यों कर गया? हम सर हम ऑलरेडी सप्रेस्ड थे, तो उसको बोला सब एक्यूट एंडोकार्डिटिस, तो कॉज्ड बाय लो वैल्यूएंस। वहीं आप एक्यूट में देखोगे तो क्या लिखा है, कॉज्ड बाय हाईली विरुलेंट। हाईली वायलेंट मतलब उसको बहुत खतरनाक होना पड़ेगा। और वहां पर आपका कौन सा हार्ट डैमेज होगा, वहां पर आपका हार्ट डैमेज होगा कैन डैमेज नॉर्मल हार्ट, जहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको एक्यूट बोला। और सब एक्यूट में मतलब कब, जब आपको देखो जैसे आपके हार्ट में मैंने बोला ना कि कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, जैसे वीएचडी हो, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस, मिट्रल रिगर्टिगेशन या आउटिक रिगर्टिगेशन। वीएचडी पीडी हम समझ चुके हैं है ना, कि आपका जो 2 वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टा है वो डैमेज हो। पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस यानी आपके आउट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो एक यूट्रस के अंदर एक जो आर्टरी बनी होती है वो ओपन रह गई है। मिट्रल रिगर्टिगेशन का मतलब हम समझते हैं क्या, मिट्रल मतलब हमारा जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा हो। आउटिक वॉल्व कौन सा होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल और आउटा के बीच में, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा हो। यानी मुझे ऑलरेडी पहले की कोई भी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम की वजह से मुझे इन्फेक्शन हुआ। क्लियर? उसको बोलते हैं सब एक्यूट। ठीक है? कहीं से भी हो सकता है, जैसे पूरी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन था, वो ब्लड से ट्रेवल करके मेरे हार्ट में आ गया और मुझे करा दिया। जैसे मोस्ट कॉमन सोर्स होता है पेरिडोंटल इन्फेक्शन की, इन्फेक्शन दांत में था मगर वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया आपके दांतों से आपके ब्लड में चला गया, वो ब्लड आपके हार्ट में गया और आपके हार्ट में ऑलरेडी आपके वॉल्व डैमेज थे या हार्ट ऑलरेडी सप्रेस था, तो आपको इजिली एंडोकार्डाइटिस हो गया। ठीक है? जैसे जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, आपको जो पूरी आपके ईसोफेगस है वहां का इन्फेक्शन हो या यूरिनरी इन्फेक्शन हो, तो वहां से बैक्टीरिया ट्रेवल कर सकता है। एक्यूट में समझा चुका हूं, हाईली विरुलेंट एंड इन्वेसिव ऑर्गेनिज्म कैन डैमेज नॉर्मल हार्ट एज वेल। ठीक है? तो आज यहां से सब एक्यूट और एक्यूट में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है क्रोनिक स्टेज नहीं होती, आप एक टाइप क्रोनिक का भी लिख के आ सकते हो। ठीक है? क्रोनिक मतलब जिसको क्या कंडीशन, जो बहुत लंबे समय से हो। ठीक है ना, जिसको तो उसको क्रोनिक भी कर सकते हो। लेकिन क्रोनिक का कोई अलग से वैसे आप देखोगे तो टाइप सर बन नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि भैया क्रोनिक का तो मतलब एक लंबे समय से होता है ना, तो क्रोनिक स्टेज को पहले एक्यूट से तो गुजरना ही पड़ेगा ना।
कोई भी चीज है ना तो वो एक्यूट से गुजरेगी। लेकिन ऐसा मतलब ये कभी मत दिमाग लगाना कि सर हर क्रोनिक स्टेज पहले एक्यूट होती है क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर एक एग्जांपल दे दो, टीवी। टीवी को जो आप ट्यूबरक्लोसिस पढ़ते हो ना, उसकी डेफिनेशन ही होती है इट इज अ क्रोनिक, वो क्रोनिक इंजरी, वो डायरेक्ट ही इतनी खतरनाक होती है कि उसमें एक्यूट एक्यूट जैसा कोई गेम ही नहीं होता, वो इतनी खतरनाक होती है। तो ये याद रखना कि हर डिसीज ऐसा नहीं होता कि वो पहले एक्यूट हो तभी वो क्रोनिक में हो, लेकिन मोस्टली होती है। ठीक है ना, तो टीवी हमेशा सीधे क्रोनिक ही होती है, एक्यूट कभी नहीं होती, वो सीधे ही बैंड बजाती है। थर्ड वन होता है जो मैंने पोस्ट ऑपरेटिव इतना ज्ञान आपको देके समझा रहा था कि आप सर्जरी कराने गए, आपका वॉल्व वॉल्व डैमेज थे और आप ऑलरेडी चले गए सर्जरी कराने कि सर हमारे वॉल्व ठीक कर दो। डॉक्टर से बोला, उसने भैया आपका वॉल्व खोला, वॉल्व खोल के उसने आपके वॉल्व को रिप्लेसमेंट करना चाहा, है ना, या कोई प्रोस्थेटिक वॉल्व लगाना चाहो, करना तो अच्छे गए, लेकिन खिलाया एंटीबायोटिक सब करा, लेकिन किस्मत है हो गया इन्फेक्शन। और वो जो इन्फेक्शन कहलाएगा वो कौन सा इन्फेक्शन कहलाएगा, वो नॉर्मल इन्फेक्शन थोड़ा ना है कि आपके ब्लड से आया या आपकी बॉडी में, नहीं, वो डॉक्टर के द्वारा दिया गया इन्फेक्शन है। कहो उसने जो जिस स्कारपल से कट लगाया उसे प्रॉपर स्टेराइल ना करा हो, स्टेराइल होता है ना, उसको ठीक ना करा, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स यूज ना करी गई हो, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी बन गई, यानी पोस्ट, उसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, के ऑपरेशन के बाद एंडोकार्डाइटिस आपको हो गई। ठीक है ना, या प्रोस्टेटिक, और कौन से ऑपरेशन होते हैं जनरली, जैसे जैसे आपके वॉल्व वगैरह खराब थे उनको बेचारे ठीक करने गए और लेके एंडोकार्डाइटिस आ गए। ठीक है ना, तो यहां से दोनों चीजें बनती है कि वॉल्व खराब है तो उसकी वजह से भी एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, जो हमने बात करी अभी सब एक्यूट स्टेज, या दूसरा ये भी होता है कि अगर आपको सर्जरी कराने गए और उसकी वजह से हो जाए, तो ये याद रखना, ये भूलना मत, क्योंकि ट्रीटमेंट में दोनों आएगा, है ना, दोनों की ट्रीटमेंट में अपन अलग अलग पढ़ेंगे। क्लियर है ना, तो फॉलोइंग कार्डियक सर्जरी यूजिंग प्रोस्थेटिक वॉल्व एंड अदर प्रोस्थेटिक मटेरियल, हम ये अगला लेक्चर जब हम पढ़ेंगे ना तो हम इसी का पढ़ेंगे, वॉल्वोप्लास्टी सर्जरी में पढ़ेंगे, जिन लोगों के वॉल्व खराब हो जाते हैं ना तो उनको कैसे ठीक करा जाता है। जब हम उस वो सर्जरी पढ़ेंगे ना, उस सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन में हम जरूर लिख के आएंगे एंडोकार्डाइटिस, क्यों, क्योंकि वॉल्वोप्लास्टी जो वॉल्वोटॉमी सर्जरी होती है उसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एंडोकार्डाइटिस ही है। ठीक है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन हम जरूर लिखेंगे, कैन अकर विद इन 60 डेज ऑफ सर्जरी, अगर सर्जरी की 60 डेज के अंदर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, एंडोकार्डाइटिस हो रहा है, तो फिर आप उसको सर पोस्ट ऑपरेटिव एंडोकार्डाइटिस बोलोगे। लास्ट वन होता है राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस, यानी हर्ट की दो साइड होती हैं, एक राइट साइड होती है, ये राइट साइड है, और एक होती है लेफ्ट साइड। सर राइट साइडेड पढ़ा रहे हो तो लेफ्ट साइड क्यों नहीं पढ़ा रहे, लेफ्ट साइड भी पढ़ाओ हमें। और राइट साइड की एंडोकार्डाइटिस क्यों हो रही है, लेफ्ट साइड की क्यों नहीं हो रही सर, हर्ट तो दोनों है ना, तो दोनों साइड की होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही, हर चीज का जवाब दो। तो पहले तो मैं ये बताता हूं कि देखो जो लेफ्ट साइडेड एंडोकार्डाइटिस होता है ना, उसे उसे ही पोस्ट ऑपरेटिव एंडोकार्डाइटिस जनरली कहते हैं। क्यों सर, मैंने आपको क्या बताया कि जो सबसे, आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिनके